नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि 12th क्लास के एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मुश्किल से 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो इन 3-4 दिन में आप एक सिंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है इससे पता चल जाएगा, या फिर अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं भी है तो उसको ठीक ठाक करने की ज़रूरत है, और इस सिंपल पेपर से आपको बूस्टअप मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी एक पॉलिटिकल साइंस का सिंपल पेपर है। सिंपल पेपर क्या, ये पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वही है। तो आइए अब हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखा है और आपकी तैयारी कैसी है, इसमें अभी आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस, है ना, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। और ये मैंने ब्लैक इसलिए कर दिया कि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर था। अब ये तो फ्रंट पेज है। आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे कुछ खास नहीं है। सेकंड पेज पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो हमें इंस्ट्रक्शन क्या ही इसमें टाइम वेस्ट करना है, आप सबको पता है कि इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपका यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ढंग से पढ़िए। जल्दबाजी में कभी भी आपको आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और नेपाल के संबंधों में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमेशा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद से आपको आंसर पे जाना है। पहला इसमें ऑप्शन ए है, कह रहा है भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के बिना वीजा के यात्रा और काम करने के संबंध में एक विशेष संधि है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई दोनों देशों के बीच में एक समझौता है जिसके थ्रू क्या होता है कि बिना वीजा के हम एक देश वाले दूसरे देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं। हम लोग नेपाल जा सकते हैं और नेपाल वाले हमारे देश में आ सकते हैं बिना वीजा और पासपोर्ट के। हाँ, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ तो होनी ही चाहिए। उसके बाद से बी ऑप्शन कह रहे भारत नेपाल से आने वाले नदियों के जल को साझा करता है। भाई ये बात भी बिल्कुल सही है कि नेपाल से जो नदियाँ आती है उनके पानी को भारत तो साझा करता है। तो ये भी सही है, यानी कि इन दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों सही है। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ये भी सही है। भाई देखो, नेपाल में तो पहले वहाँ पे लोकतंत्र था ही नहीं, लोकतंत्र बहुत बाद में वहाँ पे लागू हुआ, लेकिन लोकतंत्र तो लागू हो गया है ना। तो भारत में भी लोकतंत्र है और नेपाल में भी लोकतंत्र है। तो ये भी क्या होगा, सही है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा। बचा क्या, चौथा कह रहा है नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है। भाई क्यों करेगा, नेपाल भारत की नीतियों को फॉलो नहीं करता, उसकी अपनी पॉलिसी है, भारत की अपनी पॉलिसी है। तो ये जो होगा ये गलत हो गया। तो यानी कि जो पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो यही ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होते हैं, मल्टीनेशनल, यानी कि जो बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं उस कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो कह रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। यानी कि वो कंपनी जो बहुत सारे देशों में काम कर रही है वो किसी विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्री में जाके अपना का उद्योग या फिर अपने फैक्ट्री लगाती है, तो उनका पर्पस क्या होता है। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस साइड आपका हिंदी में है और इस साइड आपका इंग्लिश में है। तो जिसमें आप कंफर्ट है उसमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैं तो हिंदी वाला करा रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश वाला भी करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम हिंदी वाले पे फोकस कर रहे हैं। तो उनका पहला पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है वंचित लोगों का कल्याण करना। ठीक है, कह रहा है अपनी संपत्ति बढ़ाना व अधिक मुनाफा कमाना। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जाती है तो मुनाफा कमाना तो एक पर्पस तो होता ही होता है, लेकिन यही एग्जैक्ट कारण हो ये भी सही नहीं है। मुनाफा तो हर एक कंपनी कमाना चाहती है, लेकिन सिर्फ मुनाफा ही कमाना पर्पस हो ये बात सही नहीं है। ऑप्शन ए था कि वंचित लोगों का कल्याण करना। वंचित लोगों का कल्याण करने का क्या मतलब है कि वंचित कौन है, तो ठीक है जो बेरोजगार है उनको जॉब मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वंचित लोगों को कल्याण करने के लिए कंपनी आके लग रही है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अन्य देशों को लाभ पहुंचाना। अन्य देश किसके भाई, जिसके यहाँ पे लग रहा है उस देश को लाभ पहुंचाना ना। अन्य देशों को लाभ पहुंचाने का क्या मतलब बनता है। ऑप्शन डी कह रहा है विकासशील देशों की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। यानी विकासशील देश कौन से होते हैं, डेवलपिंग कंट्री, है ना।
तो जो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जाके अपने कारखाने फैक्ट्री वगैरह लगा रही है, तो उसका पर्पस ये होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, यानी कि आर्थिक मदद करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए किसी एक उपयुक्त पद से भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहे डैश का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना पूरी करती है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें हिंदी में थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है, पहले इंग्लिश में देखते हैं इसको। कह रहा है कि डैश मीन्स द प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, कह रहे कि वर्तमान में जो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो जनरेशन है उनकी मतलब कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मतलब फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनके बिना, उनके सोचे बिना, यानी कि जो अभी वर्तमान में उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो ऐसा क्या है? वैश्विक संपदा, विनाश रहित विकास, टिकाऊ विकास, विकासशील देशों की राजनीति। इसमें हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपके 12th क्लास में आप ध्यान से देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। जब वहाँ पे आप टिकाऊ विकास पढ़ते हैं ना, या फिर वैश्विक साझी विरासत, एक पॉलिटिकल साइंस में आपका एक चैप्टर है वैश्विक विरासत, ये उससे लिया गया है। वैश्विक विरासत में यानी कि टिकाऊ विकास पे ध्यान दिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर और जो डेवलपमेंट किया जाए वही क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टिकाऊ विकास। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे किस आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा करता है? देखो भाई, जो भारत है हमेशा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग तो करता है, लेकिन अब तक मिल नहीं पाया है। तो किस बेसिस पे मांग करता है वो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं परमाणु क्षमता। देखो, परमाणु क्षमता है भारत के पास, लेकिन सिर्फ परमाणु क्षमता के आधार पे आपको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती है। ऑप्शन बी कह रहे हैं एशिया में अवस्थित होना। ये बात भी सही है कि भारत एशिया में है, लेकिन सिर्फ एशिया में अवस्थित हो जाने से आपको थोड़े ना मिल जाएगा भाई। ऑप्शन सी कह रहा है धर्मनिरपेक्ष देश होना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इसके आधार पर भी आपको स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती है, और इस आधार पर भारत मांग भी नहीं करता है। ऑप्शन डी विशाल जनसंख्या एवं बड़ी आर्थिक शक्ति होना। ये ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि भारत क्या है? एक विशाल देश है, और इसमें जनसंख्या भी ज़्यादा है और आर्थिक शक्ति है। अब के टाइम में तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत ही हो गया है, और इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री है। इस बेसिस पे भारत जो होता है कि स्थायी सदस्यता की मांग करता है। हालांकि वो मिल नहीं पाया है, वो अलग की बात है, लेकिन मांग इसी आधार पर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसर्शन रीजन वाला, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। इसमें कह रहा है कि 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे। ये बिल्कुल सही है कि नेपाल के लोग जो थे वो एक अच्छे शासन प्रणाली की मांग वहाँ पे कर रहे थे। अब कारण क्या कह रहा है? राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था, और उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, लेकिन क्या कारण जो है यानी कारण आर, क्या अभिकथन ए की पुष्टि कर रहा है या नहीं कर रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे कर रहा है कि वहाँ पे लोग जो मांग कर रहे थे कि हमें लोकतंत्र चाहिए, लेकिन सरकार के वहाँ की जो राजा था वो क्या चाहता था? वो तो चाहता ही नहीं था कि लोकतंत्र लागू किया जाए। इसलिए उसने क्या किया था? लोकतंत्र को लागू नहीं करने के लिए पूरी आर्मी अपनी तैयार कर रखी थी, और वहाँ पर वो नहीं चाहता था कि लोकतंत्र आए, लेकिन लोग तो मांग कर ही रहे थे कि वहाँ पर लोकतंत्र को लागू किया जाए। तो कारण और
कारण और अभिकथन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के अच्छे से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है, फिर वही है असर्शन रीजन वाला। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वह एक ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि यूएनओ जो है, यूएनओ से तो यही उम्मीद की जाती है ना कि वो अपनी काम अच्छे तरीके से करे और पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम करे। यही तो हम चाहते हैं कि यूएनओ जो है पूरे वर्ल्ड में क्या करे, पीस को कायम करे, यानी शांति को बनाए रखे। रीजन क्या कह रहा है, यानी कारण में कह रहा है सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे यूएसएसआर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है यूएसएसआर जब विघटन हो गया तो उसके बाद बहुत सारे कंट्री जो है वो यूएनओ के सदस्य भी बने हैं। ये भी ठीक है ना। लेकिन क्या ये उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, इसका बी हो जाएगा। कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बातें दोनों अपने अपने जगह पे दोनों कथन सही है, लेकिन कारण जो है अभी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना से अपेक्षित था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अपनाया गया था। आपको याद होनी चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया था, तो इसमें सेकंड को पूछ रहा है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकंड 5th ईयर प्लान में क्या टारगेट किया गया था, तो इंडस्ट्री को टारगेट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग इसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, यानी कि नेहरू के टाइम में इसको प्लानिंग कमीशन नाम रखा गया था। लेकिन मोदी जी जब से आए तो जानते ही है कि मोदी जी नाम चेंज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया प्लानिंग कमीशन का, और उसका नाम क्या रख दिया भाई, नीति आयोग नाम रख दिया। और इसी नीति आयोग को इंग्लिश में थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उद्देश्य ये नहीं पूछ रहा क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका क्या उद्देश्य नहीं है। कह रहा है भारत के विकास प्रक्रिया के लिए रणनीतिक नीति प्रदान करना। ये तो बहुत सही है कि यानी कि डेवलपमेंट की जो प्लानिंग होती है वहीं पे होती है कि किस तरीके से भारत में डेवलप करना है, ये भी सही है। कह रहे संघीय सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, वो थिंक टैंक के रूप से जाना भी जाता है, तो ये भी सही है। कह रहे विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना। भाई वो धन की व्यवस्था क्यों करेगा, वो सिर्फ प्लानिंग करता है, वो आपको एक स्ट्रेटजी देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। वो आपके इकोनॉमी की व्यवस्था को नहीं देखता, आपके फाइनेंशियल मैटर को वो नहीं देखता कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो आपको देखना है। वो सिर्फ एक प्लानिंग करके आपको एक योजना दे देता है कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये जो है ये काम थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग ये काम नहीं करता है। तो यही तो पूछ रहा था क्या उद्देश्य नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होना, यानी लाल बहादुर शास्त्री कब बने थे, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1964 में। तो 1964 में जब जवाहरलाल की मृत्यु हुई तो उसके बाद से कौन बने थे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता, और 1965 में क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ और उसी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में। ठीक है, उसके बाद से कह रहे पांचवा वीवी गिरी के राष्ट्रपति निर्वाचित होना, यानी वीवी गिरी जो थे इसके सिर्फ 2 साल यानी कि 1969 में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो ये बिल्कुल एक मतलब 1 2 3 4 सही क्रम से चल रहा है, 64 65 67 फिर 69। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर है। कह रहे कि भारत, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम लोकतांत्रिक लहर की समयावधि क्या थी। लोकतांत्रिक लहर मतलब कि जो
पहली बार जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई और अच्छे तरीके से लोकतंत्र भारत में कब से कब तक कायम रहा है। तो कह रहा है 1950 के दशक से 1970 के दशक तक। ऑप्शन बी कह रहा है 1960 के दशक से 1970 के दशक तक। ऑप्शन सी कह रहा है 1960 के दशक से 1980 के दशक तक। और ऑप्शन डी कह रहा है 1970 के दशक से 1980 के दशक तक। देखो भाई, लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1952 में। हमारे यहाँ पे पहला यानी प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। तो 1950 के दशक से लेकर 1970 तक वाला ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि 1952 में शुरू हुआ था, तो यानी 1950 का दशक हो गया और 1970 तक ये ठीक ठाक चला था। 1970 के बाद चुनाव जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। जैसे कि आपको इमरजेंसी वाला पता है, इमरजेंसी लगा था, फिर वहाँ पे जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक ये लोकतांत्रिक लहर थी और इसमें लोकतंत्र का सही तरीके से प्रयोग भी हुआ है और सही तरीके से चुनाव भी हुए थे। यहाँ एक दो केस छोड़ दिए जाए, जैसे कि जनता पार्टी सरकार का बनना या फिर इमरजेंसी का लागू होना, तो वो सब एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ये आपको पता होना चाहिए। बोडो जो होते हैं वो असम की एक जाति है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बोडो जो है असम की एक प्रजाति है और वो लोग असम में रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर से संबंध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12। 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019। देखो भाई, ऐसा है कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 370 जो आर्टिकल है वो 5 अगस्त को हटाया गया था, जो रिवोक किया गया है 5 अगस्त 2019। इसमें से कोई ऑप्शन वो है ही नहीं। 5 अगस्त को ख़त्म किया गया था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसे केस में क्या होता है कि जब 4 ऑप्शन है और चारों में से चारों गलत ऑप्शन है, तो उसमें से आप एक चूज कर लीजिए, वो आपको नंबर उसका मिल जाएगा। उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गलती आपकी तरफ से नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर ये गलत सेट हुआ है, तो उसका नंबर आपको मिल जाता है। हालांकि ये हुआ था 5 अगस्त 5 सॉरी ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया गया था 370 को, है ना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई डिस्क्रिप्शन वाला है। तो डिस्क्रिप्शन वाला आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या है, क्योंकि अगर ये डिस्क्रिप्शन का मैं यहाँ पे आंसर देना शुरू करूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन वाला आंसर नहीं दूंगा। आप लोग देख लीजिए क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधार करने के लिए कोई कारण, 2 कारण सुझाइए। अगर आपने पढ़ा हुआ चैप्टर भारत और पाकिस्तान का संबंध तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद से कह रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए, है ना। भारत की गुट निरपेक्ष नीति के विश्लेषण कीजिए, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो नेहरू के बहुत अथक प्रयासों के बाद ये जाके बना था, ये पूछ रहा है। कह रहे दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ाए कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए भाई, दक्षिण एशिया की हम बात करें तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र चला है। बाकी इसके जितने भी पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे लोकतंत्र इतना अच्छे से नहीं चल पाया जितना अच्छा भारत में चल पाया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पर ज़्यादा हम अब क्या ही बात करें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। करें केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करने के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे प्लानिंग कमीशन था, तो यानी हिंदी में प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग कहा जाता है, तो योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग क्यों किया गया, ये कारण बताइए। करें भारत ने CTBT तथा NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? भारत तो इस पर करना ही नहीं चाहता था, है ना, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान आप लोगों ने पहुंचाया है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक पावर आपके पास है, और उस पर सिग्नेचर भारत क्यों करे? तो इसका आंसर भी आप लोग देख लेना। कह रहे अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग वाला पता जो होनी चाहिए, वो एक इंसिडेंट हुआ था, वो अरब स्प्रिंग वाला, है ना। इसका थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, कोई भी आंसर लिखने से पहले आप तरीका ये अपनाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन का जो आंसर लिखना शुरू करें तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। पहली बार आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे,
3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है, उसके बारे में लिखना है कि वो है क्या। तो पहला 3-4 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके एग्जैक्ट आंसर पे आएंगे कि वो आंसर क्या पूछ रहा है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के कोई 2 कारण उजागर कीजिए। यानी कि कांग्रेस जो था 2 पार्ट में बटा था, एक इंदिरा गांधी के पक्ष में था और एक सिंडिकेट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन थे, और इंदिरा गांधी वाला आर्थर इक्विजिनिस्ट। तो ये 2 पार्ट में बटा था, इसके बारे में लिखना है। कह रहा है जून 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, है ना। उसके बारे में लिखना है। पंजाब की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन कीजिए। पंजाब वाला जब आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। उसमें फिर अकाली दल जो थी उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। अकाली दल का गठबंधन किसके साथ था, ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के 7 देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरदार पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारतीय रजवाड़ों को विलय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए ये तो गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है, तो आप लोग इसमें से देख लीजिए, पढ़ना होगा फिर उसी का आंसर देना होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कह रहा है कि अच्छा देखिए ये मैप वाला है ना, मैप फिल इन द ब्लैंक्स है और मैप को फिल करना है। तो पहला कह रहा है कि वह देश जिसके साथ भारत का 1962 में युद्ध हुआ था। 1962 में किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था, तो ये हो जाएगा सी। उसका से पहला का सी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वह देश जिसके साथ भारत का कश्मीर के मुद्दे पर विवाद है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत का किसके साथ विवाद है? पाकिस्तान के साथ विवाद है, तो ये हो जाएगा ये पाकिस्तान। उसके बाद से थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है वह देश जो 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। तो 1971 में कौन सा देश बना था? बांग्लादेश बना था, तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद से चौथा कह रहा है कि वह भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भाई अरुणाचल प्रदेश को ही लेके तो चीन और भारत के बीच में मनमुटाव हुआ है, तो ये हो जाएगा। ये मैप फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके से नेक्स्ट आते हैं, ये मैप है। अच्छा देखिए इस मैप में क्या है? ये मैप जो है ये मैप क्या दिखाता है? ये मैप दिखाता है अमेरिकी वर्चस्व की, यानी अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा सुपर पावर है। उसके पास आर्मी जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है अपने आर्मी पे। तो ये अमेरिकी आर्मी को इंडिकेट करता है कि अमेरिकी आर्मी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कार्टून में दिखाया गया सैनिक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अभी मैंने बताया कि अमेरिका से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वो अमेरिका से संबंधित है। उसके बाद से आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कुटनाम से आक्रमण किया गया था? तो इसका हो जाएगा सी, 2003 में किया गया था। ठीक है, दो ही वार हुआ इराक और कुवैत वाले को जो लेके 2 बार वॉर हुआ है, एक 1991 में और एक 2003 में, है ना। कह रहे हैं कार्टून में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कार्टून में दिखाए गए देशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश खाड़ी का देश है? इसमें ईरान लगा है, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ओमान जो है, ओमान क्या है? ओमान जो है एक खाड़ी देश है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्मार्ट वॉर तो नहीं होगा, इसमें गलत तरीके से निशान लगा रखा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर वॉर कहा जाता है। ठीक है, उसका से कह रहे हैं कि अच्छा ये दृष्टिहीन बाधित लोगों के लिए है। ठीक है, ये भी हालांकि देख लीजिएगा, यही उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ दिया है। नेक्स्ट है, अच्छा यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से अधिकाधिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा और देख लीजिए, है ना। उसके बाद से कह रहा है भारत को एक नया उभरता हुआ शक्ति केंद्र बनाने में सहायक किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या कीजिए, किन्हीं 2 कारणों की सहायता से कीजिए। यानी कि आतंकवाद के बारे में पूछ रहा है। अथवा करके है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मापदंडों को स्पष्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 29, 1975 में घोषित आपातकाल को भारतीय राजनीति की सर्वाधिक विवादित घटना क्यों माना जाता है? कोई 3 कारण उजागर कीजिए। इमरजेंसी, और बहुत अच्छे तरीके से आपके पॉलिटिकल साइंस में दे रखा है इमरजेंसी को, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस आंसर को बहुत इजीली आप कर लेंगे। अथवा करके कह रहा है 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को उजागर कीजिए। एक कारण मैं बताता हूँ, बाकी 2 कारण आप देखिए। कांग्रेस पार्टी उस समय अब डिवाइड हो चुकी थी, एक कांग्रेस आर बन गई थी और एक कांग्रेस ओ बन गई थी। पूरा ओ क्या था? ऑर्गेनाइजेशन यानी सिंडिकेट लोगों का था, और आर क्या था? इंदिरा गांधी का रिक्विजनिस्ट था ना। उसके बाद से आपसी मनमुटाव हो गया था और महंगाई भी बढ़ी थी उस टाइम। डॉलर जो था उस टाइम $1 7 रुपये के बराबर हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, तो लोगों ने आंदोलन किया था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, फिर पूरे भारत में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ, फिर उस टाइम इमरजेंसी लागू हुआ। तो ये सारा कारण है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंडल आयोग की 3 सिफारिशें किस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को हल करने का एक प्रयास है? वही मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया था भाई, कि उनकी जनगणना हुई थी, फिर उनको बताएगा कि उनके सत्ता में भागीदारी कितनी है। उसके बाद से छोटी छोटी पार्टियां जो थी वो उभर के सामने आई थी। तो मंडल कमीशन के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट जो है, इतना ही था, ये आपका खत्म हो गया, इतना ही था। तो जी देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव है उसका मैंने आंसर नहीं दिया है, वो थोड़ा सा मैंने हिंट्स दे दिया, उसमें से कुछ टॉपिक मैंने आपको याद दिला दिया है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर वो मैंने आंसर देना शुरू कर दिया तो ये 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आपको लिखने के लिए जब 3 घंटा का टाइम लगता है तो डेफिनेटली अगर मैं उसका आंसर करूँगा तब भी कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे मुझे। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव का आंसर नहीं दिया है। जो MCQ था, ऑब्जेक्टिव था, उसका मैंने आंसर आपको बताया है। और ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये देख के आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया मिल गया होगा कि आपको नेक्स्ट किस तरीके से तैयारी करनी है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको आइडिया आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और 12th क्लास की स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और 12th क्लास की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं।